हाल ही में भारत सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगा दिया। बैंड ऐप में गेमिंग ऐप से लेकर डेटिंग, बिजनेस और दूसरी तरह के ऐप शामिल हैं। माना जा रहा है कि यह कदम चीन पर एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक के तहत उठाया गया है। टिकटॉक और अन्य चीनी ऐप बैन करने के बाद भारत सरकार के इस कदम से चीनी सरकार को घाटा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। यूं तो भारत सरकार ने 118 ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा में जो ऐप है वो है पबजी मोबाइल गेम। इस प्रतिबंध के बाद मोबाइल पर पबजी खेलना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि इसे डेस्कटॉप पर अभी भी खेला जा सकेगा। भारत सरकार के इस फैसले से बच्चों को सबसे ज़्यादा झटका लगेगा, क्योंकि इस ऑनलाइन गेम की पॉपुलैरिटी बच्चों के बीच ही ज़्यादा थी। हालांकि भारत में पबजी के बैन से अभिभावकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। ऑनलाइन गेम्स का बाजार बीते 10 सालों में काफी फला फूला है। इस बाजार को इस वक्त दुनिया के सबसे तेजी से उभरते हुए मार्केट में से एक माना जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इससे ऑनलाइन गेम कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। लेकिन आइए इससे पहले ये जानते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। गेमिंग रिसर्च कंपनी सुपर डेटा के मुताबिक एक गेमर तकरीबन महीने का $112 या 8,000 रुपए गेम पर खर्चता है। मोबाइल गेमिंग की बात करें तो पबजी मोबाइल मई 2020 का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम था। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक पबजी मोबाइल गेम ने इस साल मई में दुनिया भर से करीब $226 मिलियन या 16 अरब रुपए कमाए। लेकिन ऑनलाइन मोबाइल गेम खेलते हैं तो इसका खर्चा शुरुआती दौर में नहीं होता। इससे लोगों को लगता है कि पैसे खर्च भी नहीं होते और मजा भी ले लेते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मोबाइल गेम का बाजार फलता फूलता है। हालांकि इसे प्रोफेशनल तरीके से खेलने में और नए नए लेवल पर जाकर खेलने में पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। पबजी का पूरा नाम है प्लेयर अननोन्स बैटलग्राउंड्स। दुनिया भर में मोबाइल पर खेला जाने वाला यह काफी मशहूर गेम है। भारत में इस गेम के दीवानों की तादाद कम नहीं है। ये गेम एक जापानी थ्रिलर फिल्म बैटल रॉयल से प्रभावित होकर बनाया गया है, जिसमें सरकार छात्रों के एक ग्रुप को जबरन मौत से लड़ने भेज देती है। पबजी में करीब 100 खिलाड़ी किसी टापू पर पैराशूट से छलांग लगाते हैं, हथियार खोजते हैं और एक दूसरे को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि उसमें से कोई एक न बचा रह जाए। इसे दक्षिण कोरिया की वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल कंपनी ने बनाया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी ने इसका डेस्कटॉप वर्जन बनाया था, लेकिन चीन की कंपनी टेंसेंट ने कुछ बदलाव के साथ इसका मोबाइल वर्जन नए नाम से बाजार में उतार दिया। दुनिया में जितने लोग पबजी खेलते हैं उसमें से 25% भारत में मौजूद हैं। इसके मुकाबले चीन में इस गेम को खेलने वाले महज 17% हैं, जबकि अमेरिका में केवल 6%। पबजी गेम को एक साथ 100 लोग भी खेल सकते हैं। इसमें आपको नए नए हथियार खरीदने के लिए कुछ पैसे भी खर्च करने पड़ सकते हैं और कूपन खरीदना पड़ता है। गेम को इस तरीके से बनाया गया है कि जितना आप खेलते जाएंगे उतना ही इसमें मजा आता जाएगा, उतना ही आप कूपन और हथियार खरीदेंगे, जिससे आपका गेम और बेहतर होता जाएगा। दुनिया की बात करें तो 2019 में गेमिंग का बाजार तकरीबन $16.9 अरब का था, जिसमें $4.2 अरब की हिस्सेदारी के साथ चीन सबसे आगे था। दूसरे पायदान पर अमेरिका, तीसरे पायदान पर जापान, फिर ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया इस फेहरिस्त में शामिल थे। ये आंकड़े statista.com के हैं। भारत में इस इंडस्ट्री का विस्तार तेजी से हो रहा है, लेकिन अब भी ये $1 अरब से भी कम का है। भारत रेवेन्यू के मामले में गेमिंग के टॉप 5 देशों में नहीं है, लेकिन बाकी देशों के लिए उभरता हुआ बाजार जरूर है। भारत में सिर्फ पबजी की बात करें तो इस गेम के 175 मिलियन डाउनलोड्स हैं, जिसमें से एक्टिव यूजर 75 मिलियन के आसपास हैं। चीन से ज्यादा लोग भारत में पबजी खेलते हैं, लेकिन कमाई की बात करें तो वो भारत से बहुत कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि पैसा खर्च कर गेम खेलने वालों की तादाद भारत में कम है। यूजर बेस की बात करें तो भारत में 14 साल से लेकर 24 साल के बच्चे और युवा ऑनलाइन गेम को सबसे ज्यादा खेलते हैं। लेकिन पैसा खर्च करने की बात करें तो 25 से 35 साल वाले ऑनलाइन गेमिंग पर ज्यादा खर्चते हैं। गेमिंग से पैसा कमाने का एक मॉडल है फ्रीमियम का, यानी पहले फ्री में दो और बाद में प्रीमियम यानी किश्तों में खर्च करने को कहो। दूसरा मॉडल होता है इससे जुड़ी मर्चेंडाइज बनाकर। बच्चों में खासकर उनसे जुड़े कैरेक्टर, टी शर्ट, कप प्लेट, कपड़ों का क्रेज बहुत बढ़ जाता है। गेम से प्रभावित होकर अक्सर उन चीज़ों की खरीद बढ़ जाती है जिससे भी कंपनियां कमाई करती हैं। कमाई का तीसरा रास्ता होता है उस पर आधारित विज्ञापन और फिल्में बनाकर। कई बार फिल्मों पर आधारित गेम्स आते हैं। फिल्म की लोकप्रियता गेम्स के प्रचार प्रसार में मदद करती है। भारत में अभी ऑनलाइन गेम्स बनाने का बहुत बड़ा चलन नहीं है। भारतीय डेवलपर्स इसमें अभी भी काफ़ी पीछे हैं। उनको उम्मीद है कि बैन के बाद इसमें कई कंपनियां अब हाथ आजमाएंगी, क्योंकि अब तक उन्हें पबजी की लोकप्रियता से ज़्यादा खतरा था। फिलहाल रूटर्स की बात करें तो उनके पास फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने वालों की तादाद ज़्यादा है।
फ्री फायर सिंगापुर की एक कंपनी ने बनाया है और भारत में इसे खेलने वालों की संख्या अभी 5 करोड़ के आसपास है, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी के यूजर्स तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास हैं। भारत में हर तरह के मोबाइल और ऑनलाइन गेम खेलने और देखने वालों की संख्या तकरीबन 30 करोड़ है, जो लॉकडाउन में और भी ज्यादा बढ़ रही है। कुछ भारतीय गेम्स भी हैं जो यहाँ के लोगों में काफी पॉपुलर हैं, जैसे बबल शूटर, मिनी जॉय लाइट, गार्डन स्केप और कैंडी क्रश। चूंकि पिछले 4-5 महीनों से लोग और खासकर बच्चे घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो गेमिंग का बाजार अपने आप में बढ़ता जा रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पबजी पर लगे बैन का भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री पर कितना असर होगा।